हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पर्सपेक्टिव आपको बताया हुआ था कि ये पर्सपेक्टिव यदि आप पढ़ लेंगे तो आप इंडियन सोशियोलॉजी के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम उस पर्सपेक्टिव को शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, ये यदि आपने सारे अच्छे से फिनिश कर लिए तो आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे एनटीए नेट का हो, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हो, चाहे एमए का हो या फिर पीएचडी का हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो पेपर या फिर जीडीसी हो, DSSB का हो, कोई भी पेपर हो, आप इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, यदि आप ये सारे पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं, इसमें काफ़ी डीप ढंग से बताया गया है। ओके, तो देखिए, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत 3 लोग थे। पहला कौन थे? राधाकमल मुखर्जी, फिर जीएस घुरिये और उसके बाद लुई डिमांड। ठीक है, तो हमने राधाकमल मुखर्जी के बारे में बहुत ही डीप स्टडी की हुई है। इसके पहले जो मैंने राधाकमल मुखर्जी जी का चैप्टर डाला हुआ है, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए पहले। ठीक है, तो आज हम जीएस घुरिये को पढ़ेंगे और इसके बाद जो चैप्टर बनेगा वो लुई डिमांड का बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये भारत वांग्मय परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अगले संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जाएंगे। ओके, तो जो थिंकर फिनिश हो चुके हैं उनको फिर से पढ़ाकर टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लग रहा है सही होगा, क्योंकि सारी बातें इसमें बताई गई हैं, फिर से वो चीज़ें बताना सही नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जीएस घुरिये जी को जो हम पढ़ रहे हैं, इनका जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1893 यानी 1893 में हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र है। ये ब्राह्मण थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्राह्मण रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो परंपरागत ब्राह्मण कार्य करते थे, उससे काफ़ी जुड़े रहे। ठीक है, भारतीय महाकाव्यों को काफ़ी इन्होंने पढ़ा है, ग्रंथों को पढ़ा। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद इनका एक परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा चश्मा ही बन गया किसी घटना को देखने का, कि वो महाकाव्यों के आधार पर, जो परंपरागत ग्रंथ हैं उसको आधार पर वो घटनाओं को देखने लगे। ठीक है, तो ये भारतीय वांग्मय परिप्रेक्ष्य इनके विचारों में दिखता है। इन्होंने एमए की डिग्री जो है वो किसी सामाजिक विज्ञान से नहीं की हुई थी, ना तो मानव शास्त्र से, ना ही समाज शास्त्र से, क्योंकि इन दोनों में उन्होंने बहुत थियरीज दी हुई है, इसीलिए दोनों विज्ञान का नाम लिया गया है। इन्होंने एमए की डिग्री जो है संस्कृत से प्राप्त की थी। ठीक है, संस्कृत से प्राप्त की थी और समाजशास्त्र, मानव शास्त्र से नहीं प्राप्त की थी, जबकि इन दोनों में इन्होंने काफ़ी थियरी दी हुई है। ठीक है, फिर देखिए, तो समाजशास्त्र में आए कैसे ये? बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेट्स के एक व्याख्यान को सुनकर, ठीक है, समाजशास्त्र की ओर आकर्षित हुए। यानी पैट्रिक गेट्स, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को लाने वाले थे, ठीक है, और इन्होंने ही लाया था। ये सबसे पहले ये समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इनके व्याख्यान को सुनकर ये इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि ये समाजशास्त्र की तरफ मुड़ गए। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी पीएचडी की है वो डॉक्टर रिवर्स के निर्देशन में एथनिक थियोरी ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जाति का प्रजातीय सिद्धांत पर, यही उनका रिसर्च का टॉपिक है और यही सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में याद रखिएगा, ये आ सकता है। ओके, इनकी देखिए जो पहली पुस्तक है कास्ट एंड रेस। ठीक है, ये पुस्तक है और 1932 में ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया। देखिए, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका प्रकाशन तो जीएस घुरिये जी ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन आज ये सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है ये भारत सरकार के अधीन है, और भारत सरकार जो कोई नया रिसर्च सोशियोलॉजी में करता है तो उसको सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा तो उसको सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, ये एक तरह से ईयर बुक होता है सोशियोलॉजी का। ओके, तो ये इस समय भारत सरकार से रिलेटेड है, भारत सरकार की रिपोर्ट इसमें आती है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? जीएस घुरिये ने। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रवादी सभ्यता का विचार, जीएस घुरिये को राष्ट्रवादी विचारक माना जाता है। ठीक है, इनके राष्ट्रवादी सभ्यता का विचार क्या है? 20वीं शताब्दी में एक नई लहर चली थी। कौन सी लहर चली थी? कि भारतीय सभ्यता को संसार की सबसे बेस्ट सभ्यता मानने का एक लहर चल गई थी। ठीक है, सभी लोग मान रहे थे कि भारतीय सभ्यता तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान होता है, लोगों को प्रणाम किया जाता है, उनके चरण स्पर्श, उनकी धूलि को पवित्र मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है केवल इंडिया में ही हैं,
बाकी सभ्यताओं में नहीं है, इसलिए इंडियन जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा माना जाता था। और इसके बाद जितनी भी सभ्यताएं बनी हुई है, ऐसा माना जाता था कि जितनी भी सभ्यताएं बनी हो, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता हो, कोई और सभ्यता हो, सभी ने भारतीय सभ्यता से चीज़ें उधार ले लेकर अपनी सभ्यता का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, ये बात बताई गई थी। इसके बाद ऐसी पुस्तकें लिखने का सिलसिला शुरू हो गया जिसमें भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ बताया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि जब ये बात चली, जब ये लहर ही चल रही थी, तो जो लहर चलती है उसके संबंध में ज़्यादा पुस्तकें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद रोमिला थापर वगैरह थी, और राजा राम मोहन राय थे, और भी कुछ सुधारक विचारक थे जो लोग इससे जुड़े और लोगों को बताना शुरू किया। उन्होंने देश विदेश में व्याख्यान देना शुरू किया कि भारतीय सभ्यता जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यही उनका राष्ट्रवादी सभ्यता का विचार था जो उन्होंने दिया, और पूरे विश्व में जो है भारतीय सभ्यता का बोलबाला होने लगा, भारतीय सभ्यता को सबसे बेस्ट माना जाने लगा। ठीक है, देखिए जीएस घुरिये ने भारतीय सभ्यता के बारे में जो लिखा है, उन्होंने जो भी अध्ययन किया है, किसी भी चीज़ को लिखा है, जैसे जाति के बारे में लिखा है, साधु के बारे में लिखा है, प्रजातियों के बारे में लिखा है, ठीक है, जनजातियों के बारे में लिखा है, जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, सब में भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म ग्रंथों, भारतीय परंपराओं, कर्मकांड, महाकाव्यों की झलक दिखाई देती है। उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया है वो महाकाव्य और जो पुराना दर्शन है, परंपरागत दर्शन है भारतीय समाजशास्त्र का, भारतीय समाज का, उन्हीं दर्शन से उन्होंने चीज़ों को देखा है और उसी चश्मे से देखकर घटनाओं का अध्ययन किया है। ठीक है, फिर देखिए जीएस घुरिये ने संस्कृति को निरपेक्ष माना। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि संस्कृति को इन्होंने निरपेक्ष माना या सापेक्ष। तो देखिए निरपेक्ष का मतलब है कि अपनी संस्कृति को उच्च मानना, दूसरी संस्कृति को हीन मानना, ऐसा नहीं है। सभी संस्कृतियों को समान मानना। हमारे यहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है, अमेरिका में नहीं होती, कोई बात नहीं, उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको हम हीन मानेंगे, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, वहाँ वैसा होता है। तो जीएस घुरिये ने संस्कृति के निरपेक्ष ढंग से इन्होंने वर्णन किया है, संस्कृति को सापेक्ष ढंग से नहीं किया। घुरिये का भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य देखिए क्या है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो सभ्यतावादी दृष्टिकोण था, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और जितने भी धर्म हैं भारत में हिंदू धर्म के अलावा, वो सारे के सारे बेमतलब के हैं, उनको समाप्त करके हिंदू धर्म में विलय उसका हो जाना चाहिए। ऐसा जीएस घुरिये जी ने कहा कि जो भी धर्म है भारत में, सभी का विलय हिंदू धर्म में हो जाना चाहिए। इनका भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इन्होंने तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा घटनाओं का विश्लेषण किया है। देखिए इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें ऐतिहासिक और महाकाव्य जैसे परंपरागत स्वरूपों को आधार मानकर सामाजिक घटनाओं को देखा जाता है। तो मैंने बताया ना कि ये ब्राह्मण परिवार से थे, और इन्होंने इतना ज़्यादा धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया, इतना ज़्यादा महाकाव्य को पढ़ लिया कि इनका जो चश्मा ही बन गया, किसी घटना को देखने का ऐसा चश्मा ही बन गया कि वो परंपरागत भारत और महाकाव्य और इतिहास के आधार पर ही वो चीज़ों को देखने लगे। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सोशल एस्पेक्ट होता है, तो इनका सोशल एस्पेक्ट यही था कि जो इनकी परवरिश हुई थी वो एक ऐसे परिवार में हुई थी कि जहाँ पे धर्म ग्रंथों का बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था और धर्म ग्रंथों के आधार पर जीवन जिया जाता था। ठीक है, जीएस घुरिये ने भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जाति का अध्ययन किया, नातेदारी प्रथा, सौंदर्य शास्त्र, वेशभूषा की गति विज्ञान, भारतीय नगर ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन, आदिवासी एवं प्रजाति, भारतीय साधुओं तथा सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया। देखिए ये मैंने इसलिए पूरा मेंशन कर दिया हुआ है क्योंकि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इन्होंने भारतीय नगर का अध्ययन किया कि नहीं, ठीक है, इन्होंने सौंदर्य शास्त्र के बारे में कुछ कहा है कि नहीं, प्रथा के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। केवल इतना ही कि इन्होंने इस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, लिखा है ये। तो इन्होंने इस सब का क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, एक देश से दूसरे देश से तुलना करके या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुलना करके। ठीक है, जैसे उन्होंने साधुओं का अध्ययन किया तो जो साधु बन चुके हैं वो और जो साधु नहीं बने हैं वो, उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, इसके अलावा आदिवासी जो जनजातियां थी उसका उन्होंने जो आदिवासी जनजातियां बन चुकी हैं जो हैं वो उनका अध्ययन किया, और फिर तुलनात्मक ढंग से उनका भी अध्ययन किया जो आदिवासी लोग नगरीय सभ्यता के संपर्क में आकर अपने आप को विकसित कर चुके हैं। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने तुलनात्मक ढंग से बताई हुई हैं। जाति संबंधी इनके जो विचार हैं, इन्होंने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है। प्रजातीय सिद्धांत का मतलब है कि आर्यों के आगमन के पश्चात
जो जाति प्रथा बनी है, यानी एक तो द्रविड़ जाति थी, दूसरी आर्य जाति थी। ठीक है, आर्यों द्वारा द्रविड़ पर आक्रमण हुआ और इनके पूरे भूभाग पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, अधिकार करने के बाद इनको दास बना दिया गया और इसके बाद इनको, ये आए थे तो गंगा के मैदान में ही आए थे, गंगा के मैदान जो है, इसीलिए जाति व्यवस्था सबसे पहले गंगा के मैदानों में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसको हम भी देखते हैं फिर से। तो ये जब आक्रमण किए, ये पूरा क्षेत्र इन्होंने ले लिया। फिर इनको जब पत्नियों की आवश्यकता हुई, लड़कियों की आवश्यकता हुई शादी करने के लिए कि इनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो इन्होंने इनके लड़कियों को विवाह के लिए लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब तक इनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो गई, सभी का विवाह हो नहीं गया, तब तक ये लड़कियों को लेते रहे, शादियाँ करते रहे। ठीक है, फिर उन्होंने जैसे ही इनकी पूरी आवश्यकता पूरी हो गई, सारे के सारे जितने लोग आए थे सभी का विवाह हो गया, तो इन्होंने क्या किया, द्रविड़ और आर्य के बीच में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो फिर प्रतिबंध लगाने के बाद ये इन्होंने क्या किया, इनसे जो संतानें पैदा हुई वो द्रविड़ और आर्य के बीच की संतानें थी, दोनों के बीच। तो इन्होंने क्या किया, दोनों के मिश्रण से जो बच्चे हुए उनको वैश्य फिर क्षत्रिय में विभाजित करते चले गए और फिर चतुर्वर्णीय व्यवस्था से आर्य क्या किए, अपने ही जो उनसे उनके ब्लड रिलेशन में जो लोग थे उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 को बना दिए और जो प्योर द्रविड़ थे उनको उन्होंने शूद्र रहने दिया। ठीक है, इस तरह से प्रजाति सिद्धांत, जाति जो है बनी। ठीक है, जाति का यह प्रजाति सिद्धांत है और चूँकि वो गंगा के मैदानों में आए थे तो इसीलिए जाति व्यवस्था सबसे पहले गंगा के मैदानों में ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो फिर जाति की विशेषताएं कुछ बताई हुई हैं इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जाति जो है समाज को खंडों में विभाजित करता है। जैसे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी ढेर सारे खंड। ठीक है, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय में भी ढेर सारे खंड। तो ये पूरा खंड में वो विभाजित करती चली जाती है और एक खंड जो है दूसरे खंड से संबंध नहीं रखता। ठीक है, संपर्क नहीं रखता, सामाजिक दूरी होती है एक, और सामाजिक नियमों और परंपराओं के अनुसार ही केवल उस व्यक्ति से संपर्क रखा जाएगा जो हमारे खंड से बाहर का, यानी हमारी जाति के बाहर का है। ठीक है, फिर देखिए संस्तरण, जातियों का संस्तरण होता है, आप जानते ही हैं। यदि ब्राह्मण की बात की जाएगी तो उसमें भी संस्तरण है। ठीक है, त्रिपाठी हैं तो थोड़ा ऊपर होंगे, तिवारी हैं तो थोड़ा सा नीचे होंगे, फिर और कोई कास्ट है तो और भी ज़्यादा। इस तरह से जितने भी कास्ट हैं, चाहे वो क्षत्रिय की बात कर लिया जाए, चाहे वो वर्मा की बात कर लिया जाए, चाहे वो गुप्ता की बात कर लिया जाए, किसी भी प्रकार की बात कर लिया जाए, तो उसमें भी उच्च नीच का संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, तो और उसमें भी जैसे जो शाकाहारी हैं उनका संस्तरण, जो आधे शाकाहारी आधे मांसाहारी उनका संस्तरण अलग, जो प्योर मांसाहारी उनका संस्तरण। तो इस तरह से संस्तरण बना हुआ है, जाति में से नियम बने हैं। पेशे के चुनाव पर प्रतिबंध होता है, यानी कि जाति में पेशा जो है हम अपने हिसाब से नहीं चुन सकते, हमें वही पेशा करना है जो जाति जो है हमको प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कोई कुम्हार है तो वो क्या करेगा, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। ठीक है, कोई यादव है तो दूध ही बेचेगा वो। इस तरह से जाति ने सभी को व्यवसाय दिया हुआ है, वही व्यवसाय करना है, एक्स्ट्रा कोई व्यवसाय नहीं करना है। ठीक है, फिर देखिए नागरिक और धार्मिक नियोक्ताएं एवं विशेषाधिकार। ठीक है, जैसे नागरिक और धार्मिक नियोक्ताएं, जैसे कोई जाति है निम्न जाति की, ठीक है, तो उसको कुछ नियोक्ताएं उस पर लाद दी जाएंगी। जैसे वो जो है किसी को छू नहीं सकता और किसी का उसका छुआ हुआ पानी कोई नहीं पिएगा। ठीक है, उससे सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाती है, उससे लोग उतना ही संपर्क रखते हैं जितना कि गंदगी साफ़ करने का, फिर कोई ऐसा काम करने के लिए जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, उतना ही संपर्क लोग रखते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार में जो उच्च जातियाँ उनको विशेषाधिकार मिला है, उनका छुआ हुआ पानी लोग बहुत पीते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा बताई गई चीज़ें लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको समाज में सम्मान मिलता है। वो कितने भी गरीब हों, लेकिन जब समाज में निकलते हैं तो लोग उनको अच्छे अच्छे नामों से बुलाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है, केवल ऊंची कास्ट में होने के कारण। तो उनके साथ विशेषाधिकार जुड़े हैं, इनके साथ नियोक्ताएं जुड़ी हुई हैं जो निम्न कास्ट के हैं। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, भोजन जो है उस पर प्रतिबंध होता है कि हम किस जाति के यहाँ खाना खाएंगे, किस जाति के यहाँ नहीं खाएंगे। जैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने जाति में कच्चा और पक्का सभी प्रकार का भोजन खा सकता है। अब देखिए कच्चा भोजन क्या है, पक्का। कच्चे में क्या है, उबला हुआ खाना और सब्जियां जो हम बनाते हैं, रोटी हो गई, दाल हो गया, चावल हो गया, ये उबला हुआ खाना हो गया। ठीक है, और पक्का भोजन का मतलब है कि जैसे शादियों में खाना बनता है, पूड़ी हो गई, मिठाई हो गई, ठीक है, और
अलग अलग प्रकार के जो पकवान होगा इसको पक्का भोजन कहते हैं। तो पक्का भोजन कोई भी व्यक्ति अपने से नीची जाति में भी ले सकता है, लेकिन कच्चा भोजन केवल अपनी जाति में या फिर अपने से उच्च जाति में लेगा, ऐसा नियम है। ठीक है, तो भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। सहवास मतलब अपने से नीची जाति के लोग जो है समाज में साथ साथ उठना बैठना नहीं रहेगा। ठीक है, फिर विवाह पर प्रतिबंध। आपको पता है कि विवाह पर जाति के द्वारा बहुत प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अंतर विवाह करता भी है तो समाज द्वारा उसकी मान्यता नहीं मिलती। समाज में उसके यहाँ और जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उसकी शादियों में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है उसने अंतर विवाह कर लिया, गाँव में आप जाकर देख लीजिए, बहुत दिक्कत होती है। तो विवाह पर भी प्रतिबंध होता है। अपनी ही जाति में व्यक्ति विवाह करेगा, अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा कर रहा है, आज भी ऐसी चीज़ें हैं कि समाज मान्यता नहीं दे रहा है। ठीक है, गांव में यदि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। देखिए, भारत में जनजातियों के बारे में जो उन्होंने बताया हुआ है, घुरी ने कहा है कि जनजाति जो है ये और कुछ नहीं बल्कि पिछड़े हुए हिंदू हैं। यानी जो हमारा विकास नहीं हुआ था, हम सबसे पहले आदिमानव थे, आदिमानव से धीरे धीरे हम विकसित होते चले गए। तो कुछ लोग ऐसे हुए जो समाज में सभ्यता के संपर्क में नहीं आए, बल्कि जंगलों में जैसे जैसे विकसित हुए थे जंगलों में ही वो रह गए। ठीक है, वो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में नहीं आ पाए, वो ही हैं पिछड़े हिंदू। और हम उनके ही प्रजाति हैं, उन्हीं के साथ हमारा भी विकास हो रहा था, लेकिन हम जो है सभ्यता के संपर्क में आ गए, इसीलिए हम चेंज हो गए और वो चेंज नहीं हो पाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू कहा। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें उन्होंने जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन किया है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि इन्होंने जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन किस पुस्तक में किया है, तो वो है द शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए, जी.एस. घुरे ने भारतीय समाज में धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार और भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इंडियन साधुज, एक पुस्तक है इनकी इंडियन साधुज, इसमें उन्होंने बताया है कि जो साधु होते हैं, यदि कोई व्यक्ति साधु बन गया तो वो जाति, धर्म, परंपरा और रीति रिवाज, समाज, ये सबसे परिवार सबसे मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। कोई शूद्र है, जब तक वो साधु नहीं बनता है तब तक उसका छुआ लोग पानी नहीं पीते, उसकी तरफ से लोग गुजरते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो साधु बना, वो सभी में बिल्कुल सामान्य हो गया। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी जाति का हो, यदि वो साधु बन गया तो वो उसकी कोई जाति नहीं, वो केवल एक मनुष्य है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कहा कि एक तरफ व्यक्ति जो साधु है, साधु बनने के बाद उसका जीवन ही पूरी तरह से चेंज हो गया। और देखिए, शैव संप्रदाय में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति साधु बनता है तो उसका एक मृतक संस्कार कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है समाज के लिए मर चुका है। ठीक है, तो जी.एस. घुरे ने भी यही कहा कि यदि कोई व्यक्ति साधु बन गया तो समाज से उसकी भूमिका खत्म हो गई, समाज से वो अलग हो गया, समाज के लिए वो कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ एक तरफ तो परंपरा से मुक्त हो गया, दूसरी तरफ वो परंपरा को सुदृढ़ बना रहा है। ठीक है, कैसे बना रहा है? साधु का मतलब क्या, जैसे पंडित के पुजारी आप मान लीजिए, ठीक है, उसी तरह से साधु को देखिए तो आप समझ जाएंगे। पंडित के पुजारी जो होते हैं वो हमारी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। यदि उनसे पूछते हैं कि ये समस्या है जीवन में, तो उसका वो बताते हैं कि ये पूजा करा लीजिए, ऐसा। तो धर्म को हमारे जीवन में और ज़्यादा मजबूत करते हैं। हमारी जो आस्था ईश्वर के प्रति है वो ज़्यादा मजबूत करते हैं, परंपराओं के प्रति आस्था मजबूत करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक धार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग तो रोज़मर्रा के कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, सुबह शाम तक एक दिनचर्या होती है। लेकिन साधु केवल ईश्वर के ही साधना में लगा रहता है, वो अपने जीवन में कोई सुख नहीं भोगता, केवल ईश्वरीय सुख ही भोगता है। तो वो क्या करता है, लोगों को धर्म की तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, वही सबको बांधे रहता है। तो एक तरफ वो धर्म को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो धर्म से मुक्त हो चुका है। यही बात उन्होंने बोला कि दोहरी भूमिका में है साधु। देखिए, इन्होंने कहा कि भारत में जो गैर हिंदू लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, इन सभी का विलय हिंदू धर्म में हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके रहने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये कट्टर हिंदूवादी थे, ये मानते थे कि भारत में जितनी भी धर्म है सभी का विलय हिंदू धर्म में हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ही देश के लिए अच्छा है, ये बात वो मानते थे। बाकी जो धर्म है उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा था। इनकी देखिए प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में सबसे पहले लिखी गई थी। सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल, ये 1938 में लिखी गई थी। फिर देखिए द एबोरिजिनल सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, ये लिखी गई थी 1943 में। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में,
आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर 1980 में लिखी गई थी। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में। फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1932 में लिखी गई थी। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1932 में। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1903 में लिखी गई थी। फिर देखिए द महादेव कॉलेज लिखी गई थी 1963 में। ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ए रूरल अर्बन कम्युनिटी 1963 में। द इंडियन साधुज 1984 में। रेस रिलेशंस इन निग्रो अफ्रीका। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। फिर कुछ और पुस्तकें भी हैं। सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन फैमिली। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल पेपर्स, सोशल टेंशंस इन इंडिया, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस, विदर इंडिया। फिर है इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, वैदिक इंडिया 1978 में। फिर द बर्निंग कॉल्ड्रॉन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1980 में। ठीक, ये इनकी पुस्तकें हैं सारी की सारी। तो जीएस घुरिये का चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं और इसके बाद हम ल्यू ड्यूमा को पढ़ेंगे। ल्यू ड्यूमा के बाद ये भारत वाङ्मय परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर हम जो दूसरे परिप्रेक्ष्य में जैसे संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है, सभ्यतावादी, संघर्षवादी, ये सारे परिप्रेक्ष्य, इसमें से एक एक परिप्रेक्ष्य को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।